हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये जो क्वेश्चन पेपर लिया है मैंने 20 अगस्त 2023 का पेपर लिया हुआ है। ठीक है, 2023 का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था वो पेपर जो है मैंने स्टार्ट करवाया है। आप लोगों को ये जो है मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी करवा रही हूँ और आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी जो है मेन है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी करना। तो मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिस के तौर पे आप अपना प्रीवियस ईयर को जो है कर सकते हैं। इससे आप पता चल जाएगा कि आपको जो है कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, आपकी तैयारी किस लेवल तक है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है करना ही करना है। और एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी को आप नकार नहीं सकते। अगर सीटेट पेपर 2 एसएसटी में आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन क्या लास्ट 20 डेज में आप एनसीईआरटी कर पाएंगे पूरा? तो आप लोगों के लिए मैंने बोला था अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास लगता है कि आप 20 डेज में कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों को एडवाइस करते हैं कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाइए। देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों को मैंने एनसीईआरटी करवाया है ना, अगर दिखाऊंगी मैं जो क्वेश्चंस मैं उसके मतलब जब चैप्टर करवाती थी तो उसको जब समझाती थी तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो एनसीईआरटी जो है मैंने एकदम बेसिक से एकदम टू दी पॉइंट्स में करवाया है, लेकिन क्योंकि मैं भी पूरी कंप्लीट नहीं करवा पाई हूँ, मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के क्लास 6 और 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है। 8th क्लास की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 8th क्लास की स्टार्ट हो गई है, चैप्टर 1 हो चुका है, उसके आगे जो है मतलब कि 8th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जो है आप लोगों को क्लास 6 की जो है हिस्ट्री है, ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे सिविक्स की जो है मैं अगर बात करूँ तो सिविक्स हमारा बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिविक्स के लिए जो है आप लोग अगर एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर मतलब करवाऊंगी तो उसमें जो है मैं आप लोगों को उसको समझाते हुए जो है करवाऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा जो है मटेरियल मैं देती हूँ एकदम टू दी पॉइंट्स में, जो भी एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है पूरा टू दी पॉइंट्स में नोट्स प्रोवाइड किया है। साथ ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करेंगे एकदम पूरा समझाते हुए मैं करवाती हूँ। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आता है तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ कि आप एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। लास्ट के 20 डेज है तो इस 20 डेज को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, 46 जो है मैं करवाऊंगी आज। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 46। हाँ, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। क्या अपेक्षित, जो एक्सपेक्ट कर रही है उसका उद्देश्य, मतलब चैप्टर जब पढ़ा रही है, चैप्टर पढ़ाने के दौरान वो अपना एक उद्देश्य बनाती है, अपेक्षित उद्देश्य मतलब उसका जो कि क्या बच्चों को समझ में आ जाएगा, क्या है उसका वो। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। ये इसका अपेक्षित उद्देश्य है अध्यापिका का। ठीक है, तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि विद्यार्थी क्या करेंगे कि ये चीज जो है टीचर को जो है क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को जो है मतलब कि ये चीज समझ में आई या नहीं। ठीक है, मतलब साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में वो सक्षम है या नहीं। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, अनुप्रयोग, क्या उसको प्रयोग में लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ, तो समझ आएगा तभी तो, लेकिन टीचर को कैसे पता चलेगा? विश्लेषण, बिल्कुल, वो जब मतलब अपने में आपस में बातचीत करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है समझ में आएगा कि साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ वो कर पा रहे हैं या नहीं। तो एनालिसिस, ज्ञान का यहाँ पर मतलब नहीं है, जब तक वो एनालिसिस नहीं करेंगे, मतलब कि विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक जो है ये चीज क्लियर नहीं होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47। क्या है क्वेश्चन? विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। कहने का मतलब विद्यार्थियों के अंदर भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच करनी है, तो कौन सा इनमें से मूल्यांकन प्रश्न जो है सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि भारतीय संघवाद होता क्या है। तो अगर मैं भारतीय संघवाद की बात करूं तो जो भारत है ना, भारत की स्थिति, जो संघवाद की स्थिति है वो क्या है, स्थानीय, याद रखिएगा, स्थानीय, केंद्रीय, स्थानीय, केंद्रीय और राज्य। ये पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेन सही से नहीं चल रही है। ठीक है, स्थानीय, केंद्रीय, राज्य जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सरकारों के मध्य जो अधिकारों का वितरण है वो जो है क्या कहलाता है, संघवाद। तो भारतीय संघवाद जो स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है।
और अगर उनके इस चीज़ की मूल्यांकन करना है तो उनके क्वेश्चन को हमें ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका। देखो विधायिका कार्यपालिका की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे स्थानीय, केंद्रीय और राज्य की बात कर रहे हैं कि ये सरकारें काम कैसे करेंगी। शासन व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, बिल्कुल नहीं इसकी बात कर रहे हैं। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती? देखिए यहाँ पे बात हो रहा है, अगर आपके हिसाब से क्या होता कि अगर हमारे राज्य और स्थानीय व्यवस्था नहीं होती तो सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। मतलब कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा जो हम इसकी जांच कर सकते हैं। संघवाद को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे परिभाषा की बात नहीं की जा रही है, तो सीधे सीधे एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, और इस पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने ये प्रश्न समझा ही नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने सिविक्स, क्योंकि मैंने तो पूरा नहीं करवाया है, अगर आप लोगों ने सिविक्स नहीं पढ़ा है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं डेली जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर पेपर 2 SST में आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, अगर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। बस याद रखिएगा, जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को समझते हुए कीजिएगा। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? विद्यार्थी सी क्या बोल रहा है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थियों को प्रश्न समझा ही नहीं? ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, इस क्वेश्चन पर ये कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें एक विद्यार्थी ये प्रकट करेगा कि वो क्वेश्चन को मतलब समझा ही नहीं है? तो ये तो बात सही है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ठीक है, विद्यार्थी बी क्या बोल रहा है? संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। बिल्कुल नहीं, संविधान हमें एक पूरा नियमावली देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के आधार पर जो एक देश का शासन किया जाए। ये जो है सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, वो ये जो है स्पष्ट नहीं करता। संविधान द्वारा जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन ये जो है आपको बता दूं, जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है, एक देश पर कैसे शासन किया जाता है, इसको लेकर जो है नियम नहीं है। विद्यार्थी डी क्या बोल रहा है? संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यक को नित्य उपलब्ध है। बिल्कुल, संविधान के द्वारा जो है ये चीज बहुत ही साफ कही गई है कि सभी को समान रूप से जो है देखा जाए, सभी को चीजें जो है सबका जो है अधिकार है। ठीक है, फोर्थ विद्यार्थी क्या कह रहा है? मतलब विद्यार्थी ये फोर्थ ऑप्शन, संविधान के उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा क्या कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो बल्कि बात ये भी सही है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, जिसमें बता रहा है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर मतलब स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक है, बोल रहा है कि एक कारगर तरीका है कौन सा? स्क्रैप बुक। तो यहाँ पे कारण क्या बोला है? एक कतरन रजिस्टर जो है स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये तो सही बात है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में समझाने के लिए स्क्रैप बुक में जो है चिपकाकर मतलब बता सकते हैं। लेकिन उस रजिस्टर स्क्रैप बुक का जो मूल्यांकन है उसमें इस्तेमाल विभिन्न जो सामग्री है उसको मूल्य के आधार पर किया जाना, ये जो है बात गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए तो सही है, आर गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही, आर गलत है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए जहाँ पर डायरेक्ट कुछ आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट ही बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बहुत कुछ समझाने की जरूरत होगी वहाँ पे मैं समझाऊंगी भी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ, 50 का क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तथ्यात्मक जांच के लिए क्या पूछ रहा है? तथ्यात्मक फैक्चुअल नॉलेज की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्न? परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए,
कहने का मतलब है कि जो परिभाषिक शब्दावली है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान या विषय विशेष कौशल का ज्ञान। यहाँ पे विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इन सब में से जो है सही बात ये है कि परिभाषिक शब्दावली का जो है उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो होती है ना उसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको देखिए, यह ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है। ग्रीनिच यामोत्तर समय जो है दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 45 डिग्री पूर्व, आप लोगों को बता दूं ग्रीनिच जहाँ पे जो है 12 बज रहा है, और ग्रीनिच से जो भी समय होता है भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे रहता है। कितना? 5.5 घंटा जो है आगे रहता है। ये पेन पता नहीं क्या हो गया है, 5.5 घंटा जो है आगे होता है। ग्रीनिच के समय से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे होता है। और इसमें जो है पूछा है कितना? 45 डिग्री पूर्व देशांतर। अगर मैं गोलार्ध की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि जो देशांतर है, जो पश्चिमी देशांतर है, वहाँ पे ग्रीनिच से के समय जो भी होगा, वहाँ अगर हम पश्चिम मतलब 45 डिग्री पश्चिम की ओर जाएगा तो वहाँ पे समय घटेगा। लेकिन अगर यही पूर्व की बात करें तो वो जो है समय बढ़ेगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो पूर्व की ओर जो है समय प्लस होता है, पश्चिम की ओर समय जो है क्या होता है? माइनस होता है। ये बात जो है याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रीनिच पे जो है, मान लो ये ग्रीनिच है, यहाँ पे 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर मतलब कि इधर की बात करें 45 डिग्री पूर्व देशांतर। हम सब लोग जानते हैं 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा होता है। कितना होता है? 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा होता है। तो 45 डिग्री देशांतर पर कितने घंटे होंगे? 15 या 45, तो मतलब कि 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए ना। अब यहाँ पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे क्या बजेगा? 12, 1, 2, 3 बजेंगे। तो यहाँ पे 3 बजे है कहीं, ये देखिए सेकंड ऑप्शन जो है 3 बजे। तो समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं पूरा इसी की एक सीरीज आप लोगों को 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दूंगी अलग अलग तरह के, जिससे कि आप लोग जो है कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री पूर्वी देशांतर कभी पूछता है, कभी यही पूछते 45 डिग्री 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो वो 3 घंटा जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री, एक चीज याद रखिएगा, जो 15 डिग्री है उसका जो है 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा अगर 15 डिग्री है तो 45 का कितना हो जाएगा? मतलब 3 घंटा, 3 घंटे हो जाएंगे ना, 3 घंटे। तो ये 3 घंटे जो है क्या हो जाएंगे? 12 में से माइनस हो जाएंगे। तो अब पश्चिम में पूछे तो आपका माइनस होता है, पूर्व में पूछे तो वो प्लस होगा। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं 52। हाँ, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तटीय क्षेत्रों में जो है यहाँ पे जब लहरें टकराती हैं तो क्या बनती है? समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण, बिल्कुल जो तरंगे आती हैं ना, जब यहाँ से तरंगे उठती हैं, जब अरब सागर या यहाँ पे बंगाल खाड़ी, जब तो ये तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है तटीय गुफाएं बनती हैं, और ये इसके कारण जो है अपर्दन होता है, मतलब कटाव होता है, निक्षेपण होता है। तो यहाँ पे जो है क्या बनता है? गुफाएं बन जाती हैं। पवन अपर्दन के द्वारा नहीं, पवन अपर्दन के द्वारा हम सब लोग जानते हैं, जैसे राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे छत्रक शैलों का निर्माण होता है, तो ये तो होगा नहीं। मानव निर्मित गतिविधि नहीं, शैल का गिरना भी नहीं। यहाँ पे तरंगों द्वारा जो है अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो है तटीय गुफाएं बनती है। तटीय क्षेत्रों में जो है क्या बनती है? गुफाएं बनती हैं। नेक्स्ट 53 देखते हैं। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? अब सदाबहार वृक्ष आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया कि भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं। सदाबहार वृक्ष वो होते हैं जहाँ पे वर्षा जो है सबसे अधिक होती है, और ये भूमध्यवर्ती क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक जो है गर्मी होती है। जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होगी वहाँ पे जो है वर्षा होगी, तो वहाँ पे क्या उगेंगे? सदाबहार वृक्ष ही तो उगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ऑप्शन। निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन करना है। मध्य तापमान, मध्य वर्षा की तो बात ही नहीं। भारी वर्षा, उच्च तापमान, निम्न वर्षा, उच्च तापमान, मध्य। देखिए यहाँ पे भारी वर्षा, उच्च तापमान, सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। और हम सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में, ये कर्क रेखा है आपका, ये जो है मकर रेखा है। ठीक है, ये हमारा जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्यवर्ती बोलो या विश्वत वृत्त बोलो, विश्वत रेखा बोलो, जो भी, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है क्या होती है? गर्मी होती है, और सबसे अधिक जो है यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए सदाबहार वृक्ष पाए
जाते हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझाऊँ क्योंकि इस पर मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाया है। एक मिनट, कहाँ चले गए? वेट, नीचे चला गया पता नहीं कैसे। कहाँ पर हम लोग कर रहे थे? 48, 49 हो गया, 50। हाँ, हम कर रहे थे 53। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैंने बता दिया ना, भारी वर्षा और उच्च तापमान। अब हम देखते हैं 54। हाँ, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है। आप लोगों को ये भी मैंने करवाया हुआ है और ये शायद मुझे लगता है 3rd चैप्टर 6 क्लास का ही चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझाया। नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्लास 6, 7 की ज्योग्राफी, 8 क्लास की ज्योग्राफी बहुत ही ईजी है। अगर आप अच्छे से करें तो इसके एक भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, 0 डिग्री पर जो है विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है। और वहीं पर अगर कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा की बात करें तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला? उत्तरी ध्रुव वृत्त 23.5, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कर्क रेखा है यहाँ पे। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बिल्कुल, मकर रेखा जो है ये विषुवत वृत्त है, दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बात तो सही है। दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है विषुवत रेखा के 23.5 नहीं, दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है 66.5 होता है। कर्क रेखा जो है कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध में, कहाँ? कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा कि मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपके क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। और पैडागोजी मैं इतनी अच्छे से आप लोगों को समझाया है। मैंने पैडागोजी की जब क्लास लेती हूँ तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप 20 नंबर में से कहीं पर भी आप लोगों के नहीं जाने वाले। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस, मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग बेस जो है, अपना अंडरस्टैंडिंग जो वो है उसको एकदम अच्छा बना के रखेंगे ना, मतलब सोच समझ के क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? कितना इजी है, अभी मैंने बताया ना, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। तो कभी 0 डिग्री दे दे या आपका भूमध्यवर्ती क्षेत्र दे दे तो वो भी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होती है, बिल्कुल। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल। यह अंडाकार आकृति में है, नहीं। तो ABC जो है यहाँ पर सही है, मतलब 4th ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। 57 देखते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। जो समताप मंडल है, हम सब लोग जानते हैं समताप मंडल मतलब कि सबसे पहले जो हमारा क्या आता है, हमारा सबसे पहले जो हमारा शोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल। समताप मंडल जो है जहाज उड़ाने के लिए एकदम सबसे सही स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर जो है मौसम से संबंधित कोई भी घटना नहीं होती, मतलब बादल मुक्त होता है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए जो है वहाँ पर हवाई जहाज बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो सही कारण का क्या है? उच्च वायुदाब नहीं, निम्न वायुदाब बिल्कुल नहीं। बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, बिल्कुल। आंधी वाली परिस्थितियां तेज, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा कि समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती है, कभी कई बार पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा शोभ मंडल में होता है, ठीक है, सबसे पहला मंडल। शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है उसे कौन सी सीमा बोलते हैं? समताप सीमा। ये सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को पूरा क्लियर किया हुआ है। वो वीडियोस ना आप देख लेंगे और उसके नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों के कहीं पर भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और जो मैंने बुक से करवाए जितने भी अंडरलाइन क्वेश्चन पॉइंट्स हैं उनको बस आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 58, ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? हम सब लोग जानते हैं समताप मंडल में ही ओजोन परत है, तो ये इसका तो 3rd है। अब देखिए पहला जब अगर दिख जाए ना, इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो इसका क्या होगा? 3rd होगा। तो अब इसमें देखिए कहाँ पे 3rd है, अब यहाँ पे एक ही जगह 3rd है, तो बाकी आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे आप लोग मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बाकी कहीं पर 3rd है और हमें ये पता है कि ये इसका जो है करेक्ट है। मान लो दूसरा भी आपका मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं जो है शोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये सी का क्या है? 1, तो सी का 1 कहाँ पर है? वो भी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो आपका जो है ये 1, 2 भी इसमें से आता रहता है ना, तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इसलिए ये मत घबराइएगा कि अरे पहले का नहीं पता, दूसरा आगे का भी चेक कर लीजिए, 1, 2 भी आता रहेगा तो आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब गल्फ स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, बिल्कुल, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। देखिए जो भी
जो भी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं तो वो जो है ठंडी जलधारा होती है। कौन सी? ठंडी जलधारा। अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों से गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो जो है कहाँ पे निकट होती है? उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। 60 क्वेश्चन इसमें क्या है देखिए, कृषि के प्रकार और क्षेत्र, इसमें भी अगर आपको एक दो आता रहेगा ना तो आप सब कर लेंगे। देखिए स्थानांतरित कृषि, हम सब लोग जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है? जो सघन वन वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होती है। तो थर्ड होगा, थर्ड कहीं पर है, देखिए यहाँ पर भी आपका सेकेंड ऑप्शन में भी कहीं पर थर्ड दिख रहा है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना अब बहुत ही आसान। देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है ये शीतोष्ण घास के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, और गहन निर्वाह कृषि जो है ये अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में किया जाता है। तो इतना आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर एक दो भी ढंग से आता होगा तो। ये एट्थ क्लास की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और आप लोगों को जो है इसमें जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए इसमें 6th और 7th क्लास की ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछे गए थे क्वेश्चन। 8th क्लास की ज्योग्राफी से आप लोगों को दिखा कि ये क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन है इसके, लेकिन वो जो है मैं कल आप लोगों को करवाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक दिन में मैं जो है 30 क्वेश्चन करवाऊँ, जिससे कि आपका ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हम जो है कर लें। तो बस ये आप लोगों के सपोर्ट पर है। अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती है, समझ में आता है मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट, ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन करवा सकूं। और आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें और अच्छे तरीके से जो है करवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि कोई पढ़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सीरीज़ रहा होगा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किया, ये जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।